नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कहा जाता है कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। कम से कम अब सऊदी के देशों को समझ में आ रहा होगा। समझ में इसलिए आ रहा होगा कि अमेरिका की गुलामी, अमेरिका की दोस्ती कितनी भारी पड़ रही है, यह अब पूरी दुनिया ने देख लिया। अमेरिका का हाल बेहाल हो गया है। रक्षा मंत्री परेशान है, आर्मी चीफ इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। इजराइल की सेना में खलबली है, ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है। दैनिक भास्कर राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी से मैंने बातचीत की, आपको लेके चलता हूं उनके पास। सुनिएगा कि कितनी शानदार बातचीत है और भारत की लोकतंत्र की व्यवस्था पर किस तरह इमरजेंसी लागू होती जा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं केपी मलिक जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। मैं क्षमा चाहूंगा, कल मुझे आपके संग शो करना था, लेकिन मैं आज स्वानंद किरकिरे जी इंटरनेशनल सिंगर हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं। एक बार मैंने उनको फ़ोन किया, बड़ा मज़ेदार किस्सा है, दर्शकों को बता दूं पहले, चर्चा कर शुरू होने से पहले। मैंने उनको फ़ोन किया बम्बई में, मैंने उनसे नंबर लिया। मैं कहा जी नमस्ते, मेरा नाम संजय है, मैं 4 PM में हूँ और मेरे घर पे आपकी वजह से तलाक होने वाला है। बोले क्यों? मैंने कहा आपका गाना मेरी जान मैं रात के 2:30 बजे तक सुनता रहता हूँ, मेरी बीवी कह रही है तुम्हारा चक्कर चल रहा है। तो आनंद किरकिरे जी बोले महाराज आप तो 2:30 मिनट सुन रहे हो, मैं 3 साल से 4 PM सुनता हूँ और आपका जो ननकू है वो मुझे इतना अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों बंद कर दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। खैर वो उसी दिन मेरी मुलाकात थी। मैंने कहा आप लखनऊ शो किया है? बोले नहीं। तो मैं कहा मैं कराता वो है, तो इसके चक्कर में मैं कल प्रोग्राम कर नहीं पाया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है केपी मलिक साहब। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लखनऊ में कल एक बड़ा तहलका करने जा रहे हैं, जहां सबका ध्यान आज भारत की तरफ से ईरान, इराक, इजराइल में लगा हुआ है और इधर वेस्ट बंगाल में लगा हुआ है। आपने एकाएक लोगों का ध्यान आकर्षित किया है लखनऊ की तरफ को और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं। कल वो प्रोग्राम है, मैं आपको उसकी बधाई भी देता हूं और एडवांस में ही शुभकामनाएं भी देता हूं कि इतना अच्छा आपका प्रोग्राम हो और एक मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को जाए। और देखिए 4 PM की ताकत यही है संजय जी कि लोग उसको देखते हैं। हमें भी लोग कई सारे कहते हैं। आज ही मेरे पास एक फोन आया और हमारे एक मित्र हैं, वो ब्यूरोक्रेट है, रिटायर हो गए, और उन्होंने अपने मोबाइल से, एक IAS ने उनको एक वीडियो दिखाया कि यार ये देखिए 4 PM पे कितनी अच्छी बहस चल रही है और मलिक साहब बहुत बढ़िया बोलते हैं और ये संजय जी बीच बीच में इनको उकसाते रहते हैं। तो कहा सर ये तो अपने जानने वाले दोस्त, तो हमारे बारे में अगर चर्चाएं हो रही हैं तो इससे बढ़िया क्या है। ये प्लेटफॉर्म ही है जिसने हमें ये मौका दिया है और यहाँ तक आया। मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहा है। कुछ लोग दाएं बाएं के खींचने को, तोड़ने को कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो कामयाब होते नहीं। उससे आपकी सफलता आगे आती है और बढ़ती है और दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की होती है। तो कल के लिए मैं एक बार फिर आपको शुभकामनाएं देते बहुत हुए शुक्रिया बधाई देता हूँ संजय जी। सर, जब हमारा नेशनल चैनल खुला हुआ था तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, टाइम नहीं मिलता था। अब सरकार ने 4 PM नेशनल चैनल बंद कर दिया, मेरे पास समय था, मैं कहा चलो कुछ गीत संगीत ही हो जाए, इसलिए ये प्रोग्राम करा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका ने के ग्रह, हमारे ज्योतिषी कहते हैं ना, राहु की दशा चल रही है। मुझे लगता है कि अमेरिका पर राहु की दशा चल रही है। रक्षा मंत्री भयंकर तनाव में है और जो चीफ है, आर्मी चीफ, उससे इस्तीफा ले लिया गया, दे दिया गया। यानी अब तक लाखों लोग, करोड़ों लोग अमेरिका के सड़कों पर हैं राष्ट्रपति के खिलाफ, और अब आर्मी चीफ का ही इस्तीफा ले लिया गया या दे दिया गया। अमेरिका में जो बगावत हो रही है उसने पूरी अमेरिका को हिला दिया है, किसी ने सोचा नहीं था। मलिक साहब, लगता है आपको ये एक बड़ी क्रांति की तरफ जा रहा है ये युद्ध? ईरान ने दिखा दिया कि लड़ाई जो होती है वो हौसलों से होती है, उड़ान पंखों से होती है, परमान से नहीं होती है। पंख मजबूत होने चाहिए, उड़ान हो जाती है। गुरु गोविंद जी ने कहा था 1.25 ते 1 लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद कहूं। तो ईरान ने जिस बहादुरी के संग दुनिया के दादा का, दुनिया के गुंडागर्दी का जो जवाब दिया वो काबिल तारीफ है। इस तरह आर्मी चीफ का इस्तीफा, क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है अब इस युद्ध में? संजय जी देखिए, आपको समझना होगा, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और अब तो 1 महीने से अधिक हो गया है इस युद्ध को। जिस प्रकार से नैतिकता को ताक पे रख के इजराइल हो, अमेरिका हो, ये युद्ध लड़ रहे हैं ईरान के साथ। ईरान तो रक्षात्मक लड़ रहा है ना, ईरान ने तो पहल की नहीं है। ईरान तो आज भी पहल नहीं कर रहा है। तो ईरान तो अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है, ईरान तो अपने बचाव में लड़ रहा है, ईरान की मजबूरी है लड़ना।
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ईरान पीछे नहीं हट रहा है लगातार। अब बहाना बना के इजराइल और अमेरिका इस युद्ध से भागना चाहते हैं, लेकिन अब ईरान भागने नहीं दे रहा है। ईरान ने जकड़ लिया है कि तुम करो जो करना है। और ये क्या है कि इससे साबित हो गया है कि ट्रंप जितने बड़े रणनीतिकार हैं, आज दुनिया उनकी रणनीति देख रही है कि किस प्रकार का मूर्ख रणनीतिकार है ये। आज आज लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर। आप देखिए संजय जी, आज की खबर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री को वहां के जो सैनिकों के माता पिता हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि गलत युद्ध आप लड़ रहे हैं और ये नुकसान है हमारे लिए और आप युद्ध से पीछे हटिए। सैनिकों के माता पिता लड़ाई में सहयोग देते हैं कि रोकते हैं? ये क्या चल रहा है? आपने देखा अमेरिका में एक बहुत बड़े अधिकारी का इस्तीफा खुद ब खुद हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध से सहमत नहीं हूं। करोड़ों लोग सड़कों पे हैं ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। तो ये जताता है कि वो देश भी आपके साथ नहीं है, ये तो खाली आपकी एक सनक है। और देखिए, हर चीज का एक मुझे लगता अंतिम समय आता है और आप देखेंगे कि ये एक ऐतिहासिक निर्णायक मोड़ पे हम खड़े हुए हैं और एक कुछ बड़ी घटना इस प्रकार की होगी कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका अपनी एक बादशाहत दुनिया में दिखाता था, उसको एक बड़ी टक्कर लगेगी और एक नया उदाहरण बनेगा कि ईरान ने जो है इजराइल और अमेरिका को एक साथ धो दिया है। जहां रशिया जैसा देश मुकाबला नहीं कर पा रहा था और ये छद्म युद्ध लड़ रहे थे, यूक्रेन सामने था और पीछे से अमेरिका लड़ रहा था और वह रशिया भी कंट्रोल नहीं कर पाया, वहां ईरान ने दिखा दिया है कि जहां चाह है वहां रहा है। और ईरान ने दिखा दिया है, दोनों को भूस भरा हुआ आपने देखा। और अब ये दाएं बाएं भागने लगे हैं। अब ये अस्पतालों पे हमले कर रहे हैं, अब ये नागरिकों पर हमले कर रहे हैं। इन्होंने एक पुल तोड़ दिया है और ये पुल तोड़ने का मतलब जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी निंदा चौतरफा हो रही है। आप हॉस्पिटल पे हमला कर रहे हैं, WHO ने भी कहा है कि ये तो युद्ध अपराध में आता है, ये तो आप शर्तें तोड़ रहे हैं युद्ध की। तो अब जो इन्होंने एक पुल तोड़ा है ईरान का, जो औद्योगिक पुल था दो जगह को जोड़ने के लिए, ईरान ने 5 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुवैत का पुल है, बाकी वहां पे जो पुल है कि हम इनको तोड़ेंगे। तो आपकी तरफ से इस प्रकार की शुरुआत हो रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका हड़बड़ाहट में है और वो किसी तरह से अपनी इज्जत बचा के इस युद्ध से भागना चाहता है, लेकिन ईरान अब उसको छोड़ नहीं रहा है। जी मलिक साहब, मैं तो बचा, मैंने अपने बैंक में अप्लाई किया था और दुबई में एक प्रॉपर्टी, एक मकान लेना चाहता था। मैं सोचा बैंक कर्जा दे देगा तो मैं वहाँ ले लूंगा। मैंने अपने पेपर भी दे दिए बैंकों की, जरा चेक कर लो कि अगर दुबई में एक फ्लैट मिल सकता है, किसी तरह पैसे जोड़ता जाड़ता हूँ, ले लूंगा। पता नहीं कब गवर्नमेंट भगा दे मुझे देश से। और वो बैंक ने ओके किया। मैं सोच रहा था दुबई जाऊं, वहां पे देखूं दाखूं, तो अच्छा हुआ भैया कि बैंक ने थोड़े दिन लगा दिए, वरना मैं कर्जा ले लेता और बाद में किस्तें चुकानी नहीं आती। प्रॉपर्टी दुबई के आधे हो गए। जो दुबई दुनिया के सबसे सुरक्षित देश माना जाता था, वहां पे बुरा हाल हो गया। खाड़ी देशों में, अबू धाबी में, सऊदी अरब में कोई सोच नहीं सकता था ये सीन होगा। अमेरिका का जो दोस्त थे, उनको दोस्ती का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए शास्त्रों में क्या गया है कि दोस्त आदमी को चुनकर बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। कहा भी जाता है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। जो सऊदी के प्रिंस सोचते थे कि हम अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों पे कब्जा कर लेंगे, ईरान हमारी मदद कर देगा, अब उनको अपने देश का ही बचाना भारी पड़ रहा है। और ईरान ने दिखा दिया छोटी सी ताकत। कभी कभी छोटी चींटी जो होती है ना, वो जो काम कर देती है वो बड़े से बड़ा आदमी नहीं कर पाता। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है भगवान राम का। जब वो पुल बना रहे थे तो छोटी सी चींटी अपनी सूंड में रेत का एक दाना लेके जा रही थी। तो एक बानर ने उससे हंसी करा कि भाई, ये जो तू छोटी सी दाना लेके जा रही है, क्या इससे पुल बन जाएगा? तो उसने कहा कि पुल बने ना बने, लेकिन ये इतिहास लिखा जाएगा कि जिस समय भगवान एक पुल का निर्माण कर रहे थे एक राक्षस को मारने के लिए, उसमें मैंने भी अपना एक दाने का योगदान दिया था। तो मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन देश में 3 साल से नंबर 1 रहना 4PM का इस बात का प्रतीक है कि देश की जनता बहुत प्यार करती है। तो लोकतंत्र की जब हत्या हो रही थी तो 4PM ने भी साथ दिया था इस लोकतंत्र को बचाने में। भली हमारा चैनल बंद हो गया, संजय सिंह ने बहुत दमदार तरीके से हाउस में ये बात उठाई। तो आप मानते हैं कि जिस तरह से देश में, भारत में आंखें बंद करके ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक बंद किया जा रहा है, वो ये संकेत दे रहा है
कि लोकतंत्र के लिए एक भारी खतरा बन रहा है, एक भारी खतरा सामने आ रहा है। और जिस तरह से कल प्रेस क्लब में बहुत सारे लोग एकजुट हुए, आपको लगता है कि क्या अब विपक्ष को, अकेले संजय सिंह धाड़े हैं, लेकिन अब विपक्ष को एकजुट होकर सड़कों पे आना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से लोग सैकड़ों अकाउंट्स बंद कर रही है सरकार, कहीं कुछ ऐसा है जो सरकार डर गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ। पहलगाम हमले में 15 पाकिस्तान के चैनल बंद थे और एक मैं बंद था। लोग छाप रहे थे कि 15 पाकिस्तान के बंद, एक 4 PM बंद। तब भी ये कहा गया कि मैं एंटी नेशन हूं। मेरे खून के एक कण भारत माता के लिए समर्पित है। मैं राष्ट्र के प्रति बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझसे कहा गया मैं एंटी नेशन हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, गलत है, और खोल दिया गया चैनल। इस बार भी कहा गया साहब एंटी नेशन है, चैनल बंद कर दिया गया। जब मंत्रालय ने मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी मलिक साहब, तो मंत्रालय ने कहा कि आप पत्रकारिता गलत कर रहे हैं। और पता क्या कहा? ये कहा कि आप कैसे कह रहे हैं कि अमेरिका प्रेशर में आ गया, ईरान का साथ देना चाहिए। तो मैंने मंत्रालय के बड़े अफसर को हड़काते हुए कहा कि मुझे गोदी मीडिया समझ रखा है आपने, कि मैं ये कहूं कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, और माई फ्रेंड ट्रंप कहूं मैं, कि हमारे विश्वगुरु माई फ्रेंड ट्रंप कहते हैं, और जो अमेरिका हमारे दोस्त लोगों को हथकड़ी बेड़ी बांध के भेज रहा है, मैं उसकी तारीफ करूं? मुझसे ना हो पाएगा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गायर करूंगा, छोड़ के भाग खड़े हुए। मेरा अपने से सवाल नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में इमरजेंसी में तो खुली इमरजेंसी थी, खुला आपातकाल था। लेकिन देश जिस तरह बढ़ रहा है, लोगों की अभिव्यक्ति आजादी को खत्म किया जा रहा है। कोई कार्टून बना रहा है तो वो बंद, कोई कविता लिख जा रहा है वो बंद। किसी ने सोशल मीडिया पे लिख दिया, एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी की लड़की ने लिख दिया कि विश्वगुरु जी आए थे जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए, बसें भर के ले गए, ये हाल था। उसका अकाउंट बंद। और अब तो पंकज चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने आज ट्विटर पर लिखा है कि जेवर एयरपोर्ट की कोई उड़ान अभी तक शुरू नहीं हुई, क्योंकि वहां पे जो संचालन का जिम्मा है वो पूरी तरह से विदेशी FDI वाली कंपनी को दे दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। इसलिए कोई उड़ान ही शुरू नहीं हुई। यानी फिर एक झूठी कहानी परोस दी गई हमारे सामने। क्या लगता है, आपने बहुत करीब से इमरजेंसी देखी है मलिक साहब, सालों से आप पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, आपको लगता है कि देश वास्तव में एक आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है? नहीं संजय, देखिए कोई पहली घटना नहीं है इस प्रकार की कि किसी के अकाउंट बंद हो रहे हैं, किसी को रोका जा रहा है, सवाल पूछने से रोका जा रहा है। मैं तो बार बार आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, बाकी जगह भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, बाकी जगह खूब बोल रहे हैं, भारत में हर स्टेट में चुनाव जीत रहे हैं, और विश्व नीति आपके सामने है, हमारी रणनीति आपके सामने है। पाकिस्तान जैसा पिद्दी देश शांति वार्ता करा रहा है, वो चाइना का संदेश ईरान को दे रहा है, ईरान का संदेश चाइना को दे रहा है, ईरान का संदेश अमेरिका को दे रहा है। इजराइल भी उसके सामने नतमस्तक है, जो रिकॉग्नाइज उसको नहीं करता था। और भारत जो है तमाशबीन बना हुआ है। हम कह रहे हैं हम ये दलाली नहीं करेंगे। देखिए हमारे विदेश मंत्री कितना अच्छा वक्तव्य देते हैं। तो ये जो देश में हो रहा है, चैनल बंद करने की बात हो, अकाउंट बंद करने की बात हो, अभी क्या है कि ये जो भी मुखर आवाज आएगी उसको बंद करने के लिए एक नई रणनीति है कि एक एक दो को धीरे धीरे बंद किया जाए। अभी क्या है कि कई लोग बोल नहीं रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि प्रेस क्लब में सब लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन अभी भी बहुत लोग अलग अलग लगे हुए हैं, और वो इस मुकालते में है कि ये प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। लेकिन ये सरकार की और इनकी रणनीति है कि एक एक करके विरोधी आवाज बंद की जाए। और विरोधी आवाज कोई ऐसी विरोधी नहीं है कि हम आपका विरोध कर रहे हैं, हम सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। अगर गैस के सिलेंडर नहीं है, कहीं आपाधापी चल रही है, और आप कहते हैं भाई देखिए यहाँ गैस की दिक्कत चल रही है, आप वीडियो डालते हैं, आप तथ्य देते हैं, उसके बावजूद आपका अकाउंट बंद हो जा रहा है। आप कोई दूसरी आवाज उठाते हैं, आपका जो है अकाउंट बंद हो जाता है। अच्छा, इसमें बताइए, इतिहास में पहली बार हुआ है कि 193 सांसदों ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ चिट्ठी लिखी है, अविश्वास जताया है। इसमें हमारी आपकी क्या गलती है? ये खबर ना दिखाएं हम इस पर डिस्कस ना करें? ये तो सदन में हुआ है। अरे आपको अगर रोकना है तो चुनाव आयोग को रोकिए। चुनाव आयोग के लेटर पे केरल में भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगा हुआ पत्र जारी हो जाता है, तो उसमें पत्रकारों की क्या गलती है? हम उस पर डिस्कस ना करें, सवाल ना पूछें कि चुनाव आयोग जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की मोहर से चल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और जब हम सवाल उठाते हैं तो उसको आप टाइपिंग एरर बता देते हैं और उठा के हमारा अकाउंट बंद कर देते हैं। तो देश में इमरजेंसी में भी संजय जी इस प्रकार से नहीं हुआ।
जरूर गड़बड़ियां हुई थी, हम उसका समर्थन नहीं करते इमरजेंसी का, लेकिन इस लेवल पे जाके चीजें नहीं हुई। और चाहे आप 2012 से पहले की बात करें, एक घटना मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2008-9 में जो मुंबई में हमला हुआ था और गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, उन्होंने 2-3 बार मीडिया को बाइट दी, मीडिया के सामने आए तो अलग अलग ड्रेस में थे, तो पत्रकारों ने पूछा देखिए देश पे आतंकवादी हमला चल रहा है और ये हर बार ड्रेस पहन के निकलते हैं, उनको शाम को कहीं मीटिंग में जाना था, तो उनका जो है इस्तीफा हो गया, सरकार को इस्तीफा देना पड़ा सिर्फ इतनी सी बात पे। एक रेल दुर्घटना हो गई थी इलाहाबाद में, पवन बंसल, इतना मीडिया ने प्रेशर बना दिया, पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा, जबकि कोई बहुत बड़ी घटना, यहाँ तो इस्तीफा मांग ही नहीं सकते। आप बताइए, हरदीप पुरी जी का इस्तीफा होना चाहिए, स्टीम फाइल में आपका नाम आया है, आप गायब हैं, लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया। तो यहां तो आपको चारों तरफ से चुप करने का काम इसलिए है कि आप अगर सवाल पूछेंगे तो आपको चुप कराया जाएगा। तो आप क्या करिए, राग दरबारी करिए और आप बताइए कि बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में जीत रही है भारी बहुमत से, इस तरह की खबरें चलाइए। मोदी जी का भाषण बहुत अच्छा था, 10-20 लाख आदमी टूट के पड़ रहे हैं, इस तरह की खबरें आप चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सच्चाई दिखाएंगे तो आपका चैनल तो बंद होगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जी मलिक साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा तो बढ़ेगा। ऐसी किसान आंदोलन को समझ रहे थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, किसान आंदोलन हो गया और बाद में देखा कि किसान आंदोलन के वजह से 700-800 किसानों की मौत के बाद कितना भारी नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ, फिर विश्व गुरु को कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी शायद। इस बार भी ये हो रहा है कि आप लोकतंत्र को जिस तरह से परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नतीजे खतरनाक सामने उसके आपके आएंगे। मलिक साहब, बंगाल की बात करता हूँ। बंगाल का राजनीतिक तापमान, ओवैसी जी अपना खेल करने पहुंच गए हैं, हुमायूं कबीर खेल कर रहे हैं। आपको लगता है कि बंगाल के मुसलमान विभाजित होंगे, या ये मैसेज दिया जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए कि मैं साहब मुसलमान तो विभाजित हो गए, इस बार फिर से बीजेपी जीत जाएगी? कुछ खेल करने की कोशिश की जा रही है बंगाल में, क्या वो खेल कामयाब हो पाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए संजय जी, अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वहां पे भी बहुत बड़ी लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रही है, वो लड़ाकू महिला है और उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, उनकी लड़ाई चुनाव आयोग के साथ है, ज्ञानेश कुमार जी के साथ है। ज्ञानेश कुमार जी जो वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले वो लड़ाई 63 लाख की थी, अब वो 43 लाख की हो गई है। और ये जो 43 लाख की लड़ाई है और ये जो लगभग 89 सीटें, 90 के लगभग विधायकों की सीटें हैं, इस पे खेल होगा। और इसी खेल को करने के लिए ताम झाम सब जुटाए जा रहे हैं, शाम धाम दंड भेद की प्रक्रिया चालू है, उसी में ओवैसी जी हैं, उसी में कबीर साहब हैं, बाकी सब मिलकर कबीर के दोहे भी उसी में चलेंगे और राम रहीम के जो है, औरंगजेब के जो अच्छे बुरे किस्से हैं वो हमारे ओवैसी साहब सुनाएंगे और बाकी तड़का जो है हमारे वो बाकी लोग हिंदू वाले लगाएंगे। क्योंकि देखिए, देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है और देश का हिंदू खतरे में है, ये भी तो वहां चलेगा। आप देखिए ना कि देश का हिंदू आज खतरे में है, उसको भी तो बचाना है। अब देश में तो बच गया है हिंदू, वेस्ट बंगाल का हिंदू जो खतरे में है, जो सारे घुसपैठिए ममता बनर्जी ने वहां बुला लिए हैं, उनको भी तो निकालना है। क्योंकि अभी तक तो घुसपैठिए दिल्ली से निकले हैं, अभी कुछ दिन पहले बिहार से घुसपैठिए निकाले हैं, तो अब तमाम घुसपैठिए जो हैं वो वेस्ट बंगाल से निकाले जाएंगे। आप ये देखिए, इनको शर्म भी नहीं आती है ये कहते हुए कि जब ये घुसपैठियों की बात करते हैं, सीमाएं किसके अंडर में है, सीमाओं की जिम्मेदारी किसकी है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। दुनिया में युद्ध चल रहा है, दुनिया में दिक्कतें हो रही हैं, बहुत बड़ी परेशानियां आ रही हैं और आप जो है चुनाव में लगे हुए हैं, आप चुनाव जीतने के लिए लगे हुए हैं। संजय जी, ये जो ईरान का और ये जो इजराइल का अमेरिका का युद्ध चल रहा है, ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। आप ये देखिए, मैं आपको बता दूं, आप खाली ये मत देखिए कि होमरूज स्टेट से खाली पेट्रोल डीजल या खाद्य तेल आता है, वहां से आपका खाद भी आता है, हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर भी आता है, जो हमें खेत में अगले महीने बुआइयां शुरू होंगी उसमें खाद चाहिए। अगर आपने खेतों में खाद नहीं डाला तो आने वाले समय में हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमारे खेत ही नहीं उगेंगे, क्योंकि आपने खाद की इतनी आदत डाल दी है कि बिना खाद के कोई फसल ही नहीं उगती है।
वहां से आपका इंटरनेट आता है, वहां से बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश कहाँ चला जाएगा। डॉलर लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जब मनमोहन जी को कहते थे कि प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, देश की गरिमा गिरती है। आज तो गरिमा गिर नहीं रही है। तो ये सारी चीजें छोड़ के चुनाव पे फोकस किए हुए हैं। ना इनको देश की चिंता है, ना इनको विदेश की चिंता है, ना किसी रणनीति की चिंता है। इनको सिर्फ चुनाव जीतना है। और परिस्थितियां मुझे जो लग रही है कि वेस्ट बंगाल को किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद करके चुनाव जीतना चाहती है। आप देखिए, ये कोई छोटा इतिहास थोड़ा ही है भाई। आपने बनते ही पहले दिन सुबह सुबह डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया। उसके बाद आपका पेट नहीं भरा तो आपने हटाया, वेस्ट बंगाल में 35 आईपीएस को हटाया, 18 आईएएस को हटाया, 78 बीएलओ को हटाया, बीडीओज को हटाया। आपने तमाम जो है घर के बल्ब बदल डाले और अभी भी आपको ममता बनर्जी से खतरा है। ममता बनर्जी के हाथ में अब क्या बचा है? उसके बावजूद आपको ममता बनर्जी से इतना डर लग रहा है। तो आप ये देखिए कि ममता बनर्जी ग्राउंड पे कितनी मजबूत हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से वहां सफलता चाहिए। इसलिए वो अब सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर वहां नहीं छोड़ेगी। वहां बहुत सारी चीजें आपको भी और आने वाले समय में दिखाई देंगी। जिस चीज के लिए वेस्ट बंगाल फेमस रहा है, कई जगह मारकाट भी होती है, तोड़फोड़ भी होती है, इस तरह की घटनाओं की संभावना भी कई लोग जता रहे हैं। क्योंकि हमारी भी कई पत्रकारों से, कई अधिकारियों से बात हुई है। कई सारी सीटें बड़ी सेंसिटिव हैं जहां पे इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो क्या ज्ञानेश कुमार जी उन चीजों पर भी ध्यान दे रहे हैं कि झगड़ा ना हो, कहीं फिसाद ना हो, कहीं इस तरह की चीजें ना हो, या खाली वो आंकड़े घटाने बढ़ाने में ही लगे हैं और सर की प्रक्रिया में ही घुसे हुए हैं? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है संजय जी के चुनाव आयोग के लेटर पे भारतीय जनता पार्टी की मोहर है और उसको कितने हल्के से मिटा दिया जाता है कि भाई ये तो टाइपिंग एरर था और एरर आ गया, ये तो ये हो गया। ये इससे बचा जा सकता है इस आरोप से, और आपको कोई इसका अफसोस भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है दुर्भाग्य है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। एक आखिरी सवाल और कि एक नफरती मुख्यमंत्री है, उनके यहाँ के उस राज्य के क्या हाल हैं? इतना जहर तो किसी ने नहीं उगला जितना हमारे आदरणीय परम आदरणीय विश्व शर्मा जी ने अपनी प्यारी प्यारी जवान से उगला। पता नहीं कैसा मुख्यमंत्री है भाई, गजब जहरीला इंसान है। लेकिन असम में इस बार बड़े खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। आपके पास क्या फीडबैक है? संजय देखिए, अगर आप आसाम की बात करते हैं, आसाम में जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं और वहां पे तमाम चीजें हैं, उन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है, कांग्रेस को तोड़ लिया है। शाम दाम दंड भेद इनके पास हैं। अगर कोई धन से नहीं टूटता तो उसको बल से तोड़ा जाता है, बल से नहीं तोड़ा जाता तो उसको छल से तोड़ा जाता है। आपने देखा कि कई कांग्रेस के लोगों को सीधे सीधे तोड़ लिया है। और जो नहीं भी टूटे हैं वो भले ही आज आपको कांग्रेस में दिखे, उनमें से भी कई लोग आज इसके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि किसी की फाइल इनके पास है, किसी को पैसा दे दिया है, किसी को लालच दे दिया है। तो ये इसी प्रकार से चुनाव लड़ते हैं, धन बल के प्रयोग पे और छल बल के प्रयोग करके चुनाव जीतने की प्रक्रिया करते हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी के नायक बने हुए हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अडवाणी की और वाजपेयी जी की पार्टी थी। और आज भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य खाली आसाम में ही नहीं, कई स्टेट में आप देखेंगे कि उसके पास अपने लोग नहीं है, बाहर से आयातित लोगों के भरोसे वो सत्ता में आना चाहती है। तो जिस प्रकार से असम में कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आने के लिए, मुझे लगता है जनता में तो रोष है। लेकिन अभी चुनाव आयोग क्या करेगा, ज्ञानेश जी क्या करेंगे, हेमंत शर्मा और मिलकर क्या खिचड़ी पकाएंगे, अभी इस पे कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हालत तो बहुत ज्यादा टाइट है। राहुल गांधी वहां जिस प्रकार से गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर भारत का सबसे बड़ा चोर मुख्यमंत्री है तो वो हेमंत शर्मा है। तो उसकी अपील जिस प्रकार से काम कर रही है और जिस प्रकार से उनके क्रियाकलाप दिख रहे हैं, उससे तो लगता है कि मुश्किलात है। लेकिन जब तक निर्णय ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना मुझे लगता है मुश्किल है जी। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझसे बातचीत की। थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी और आपने पूरी बातचीत सुनी और समझी।
आप ये मान के चलिए कि जिस तरह भारत में भी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आवाजों को बंद किया जा रहा है, अगर आप नहीं बोले तो ये देश गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा, राजा का शासन होगा, कोई भी आवाज बोल नहीं सकता, कोई भी आवाज निकाल नहीं सकता, जो राजा कहेगा वही आपको स्वीकार करना होगा, बात आप तक ही पहुंचेगी। राजा तय करेगा क्या सोमवार है सफेद रंग के कपड़े पहनो, आज मंगलवार है आप लाल रंग के कपड़े पहनो, क्योंकि बोलने वाली आवाज जो सरकार की सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल करती है वो 4 PM की तरह बंद कर दी जाएगी। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, सोशल मीडिया पर हैं या नहीं है, अपने अड़ोस पड़ोस में इसकी चर्चा शुरू करिए कि भारत में जिस तरह सैकड़ों लोगों के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब को बंद किया जा रहा है, इतना तो इमरजेंसी में कभी नहीं हुआ। विरोध नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि एक दिन मुसीबत आपके घर तक भी आएगी। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों लोगों ने मुझसे कहा कि हम इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। बीजेपी ऐसी कभी नहीं थी कि इस तरह इमरजेंसी लगे कि हर एक यूट्यूब चैनल बंद, ट्विटर बंद, फेसबुक बंद। आप जो भी है, मैं फिर कहूंगा कि आप अपने अपने स्तर से अड़ोस पड़ोस में चर्चा करिए, विरोध करिए। देश से जब विरोध की आवाजें उठेंगी तब शायद विश्व गुरु को समझ आएगा कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। 4 PM को बंद करके हम मेरे जैसे तमाम यूट्यूब और ट्विटर वाले, फेसबुक को बंद करके देश चलाया नहीं जा सकता। आपका सजग होना, आपका सामने आना बहुत जरूरी है। जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या आप इस मुहिम में मेरे साथ हैं। शुक्रिया, थैंक यू।